बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला रसूलिल करीम रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वाहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। लास्ट टर्न पर जो डिस्कशन किया गया था उसमें ये था कि जब कोई शख्स मर जाता है तो उसकी जो टोटल प्रॉपर्टी अमाउंट है उस टोटल प्रॉपर्टी अमाउंट के ऊपर तरका तकसीम नहीं होता, बल्कि कफन दफन का खर्च निकालने के बाद, कर्ज और वसीयत का अमाउंट निकालने के बाद जो अमाउंट बचता है उसके ऊपर तरके की तकसीम होगी। फिर ये डिस्कशन किया गया था कि लड़का और लड़की है तो कैसे डिस्ट्रीब्यूशन होगा, और फिर एक सवाल और भी लिया गया था। आज जो क्वेश्चन है वो क्वेश्चन नंबर है 4। 3 क्वेश्चन हम कर चुके हैं। 120 क्वेश्चन हमारे पास हैं, उसमें से जो पैटर्न सेम पैटर्न पे क्वेश्चन होंगे उसको हम लीव करेंगे ताकि आप लोग खुद प्रैक्टिस कर सकें। तो यहाँ पर जो क्वेश्चन है उसमें क्वेश्चन नंबर 4 में ये बताया गया है कि यहाँ पर मरने वाले ने अपने पीछे हस्बैंड को छोड़ा है और एक बेटा है और एक बेटी है। तो लास्ट टाइम पे बताया गया था कि पहला स्टेप हमारा ये होना चाहिए, जो लोग इंटरेस्टेड हैं, ढंग से सीखना चाहते हैं, रिक्वेस्ट है कि वो नोट भी करते रहें। स्टेप नंबर 1 ये है कि हम सबसे पहले कैटेगराइज करेंगे लिस्ट ऑफ इनहेरिटर्स एंड देयर शेयर्स। ये इसलिए ज़रूरी है कि आप किसी को पढ़ाना चाहते हैं तो एक लैंग्वेज होनी चाहिए। तो पहला काम ये करेंगे, इसके अंदर हम ये लिखेंगे कि कौन कौन मौजूद है। तो यहाँ पर हस्बैंड मौजूद है, और डॉटर है। माइक्रोफोन ऑफ कर लें, ज़रूरत है तो ओपन करें। तो कुरान करीम की आयत नंबर 12 के अकॉर्डिंग हस्बैंड जो है जबिल फरूज है, यानी प्राइमरी है, से जिस जो कोटा मैनेजमेंट के अंदर आता है, यानी रिजर्व्ड है जिसका शेयर। तो औलाद की मौजूदगी में जो हस्बैंड का हिस्सा है वो 1/, कितना होगा, 4 होगा। और बेटा और बेटी या पोता और पोती जब भी एग्जिस्ट करते हैं उनकी जो कैटेगरी होती है वो होती है रेसिडुअरी की, और इसका जो टेक्निकल टर्मिनोलॉजी है मीरास के अकॉर्डिंग या इल्मुल फराइज के अकॉर्डिंग वो आसबा बिगारी है। इसका डिस्कशन जो लोग नए हैं क्लास में, हो सकता है कोई साहब नए हो, तो वहाँ से हम देख सकते हैं कि इसकी टर्मिनोलॉजी ये है कि यहाँ पे अगर हम जाते हैं तो जब कभी भी बेटा और बेटी एक साथ एग्जिस्ट करेंगे तो वो आसबा बिगारी कहलाएंगे। और इसमें सन और डॉटर एग्जिस्ट करते हैं तब भी वो आपके पास आसबा बिगारी हैं, पोता पोती हैं तब भी वो आसबा बिगारी कैटेगरी में आते हैं। और अगर रियल सिस्टर और रियल ब्रदर होता तब भी वो आसबा बिगारी की कैटेगरी में एग्जिस्ट करते। और इसी तरीके से पैटर्नल सिस्टर और पैटर्नल ब्रदर। तो हमारे सवाल में बेटा और बेटी मौजूद है, और जो हस्बैंड है, हस्बैंड का जो हिस्सा है वो भी इसी डॉक्यूमेंट में है, जिनसे आपके पास ना वो रिक्वेस्ट करके मेरे से ले सकते हैं। हस्बैंड का जो शेयर है यहाँ पे अगर हम जाते हैं तो शेयर ऑफ हस्बैंड में यह मेंशन है कि अगर औलाद मौजूद है तो उनका हिस्सा कितना है, 1/4 है। औलाद नहीं है तो 1/2 होता है। दैट्स वाई हमने 1/4 वहाँ पे। तो यहाँ पर जब हम आते हैं क्वेश्चन में तो हम ये असबा बी गरी कहलाएंगे। इनको जो मिलेगा वो मिलेगा रेसिड्यू, यानी बचा हुआ माल। ये पहली स्टेप हमारी कंप्लीट हो गई। कम टू दी स्टेप नंबर 2। स्टेप नंबर 2 में कैलकुलेट किया जाता है टोटल। बाकी लोगों को वॉइस आ रही है, आप अपना स्पीकर वगैरह चेक कर लें। टोटल शेयर ऑफ जेड एफ,
जिनको आवाज नहीं आ रही वो दोबारा से ज्वाइन कर लें। टोटल शेयर ऑफ ZF यानी जबल फ्रूज यानी प्राइमरी ईयर्स जिनके हिस्से कुरान करीम में फिक्स्ड हैं। तो इस स्टेप के अकॉर्डिंग हमारे पास एक ही है जिनका नाम हस्बैंड है और इनका हिस्सा कितना है, 1/4 है। कम टू दी स्टेप नंबर 3। स्टेप नंबर 3 में शेयर ऑफ असबा बी गैरी, इसके अंदर जब कभी भी असबा भी गैरी ही होगा, बेटा बेटी हो, पोता पोती हो, सगा भाई सगी बहन या सौतेला भाई सौतेली बहन, तो उसमें 4 स्टेप्स हमें करने पड़ते हैं। यानी इसका ए पार्ट ये होगा जिसमें हम लिखेंगे शेयर लेफ्ट फॉर सन एंड डॉटर, अगर सन एंड डॉटर है तो, यानी वी आर कैलकुलेटिंग दी आर। आर का मतलब है रेसिड्यू, यानी 1 - टोटल तरकीब में से आप माइनस कर देंगे 1/4 को, जो वॉल्यूम यहाँ पर आएगी। यहाँ पे आप 4 लिखेंगे, 4 - 1 इक्वल टू 3/4, यानी 3/4 बचा शौहर को देने के बाद। बी स्टेप में जाएंगे, रेशियो ऑफ सन एंड डॉटर। तो सन एंड डॉटर का जो रेशियो है वो S:D लिखेंगे, सूरह निसा की आयत नंबर 11 के अंदर, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, युसीकुमुल्लाहु फी औलादिकुम लिद्दकरि मिस्लु हज़्ज़िल उन्सायैन, लड़के के 2 हिस्से, लड़की का 1 हिस्सा। तीसरे स्टेप में एडिशन ऑफ रेशियोज ऑफ सन एंड डॉटर, तो S+D यानी 2+1, यानी इनका एडिशन ऑफ रेशियो कितना हो जाएगा, 3 हो जाएगा। फोर्थ स्टेप में हम जाएंगे कि जो 3/4 माल बचा है उसमें से बेटे का हिस्सा कितना है, शेयर ऑफ सन। तो शेयर ऑफ सन का जो फार्मूला होगा वो होगा R, यानी बचा हुआ माल, मल्टीप्लाइड बाय रेशियो ऑफ सन, रेशियो ऑफ सन ऑब्लिक एडिशन ऑफ रेशियोज ऑफ सन एंड डॉटर। तो यहां पर जो वैल्यूज हैं उनको आप पुट कर दीजिए, यानी 3/4 इज द रिमेनिंग वैल्यू, ये 3/4 है। रेशियो ऑफ जो सन है वो कितना है, 2 है, और 2 यहाँ रख दीजिए। और एडिशन ऑफ रेशियो कितना है, 3 है, इसको यहाँ रख दीजिए। सिंप्लीफाई कर लीजिए, यहाँ से 3 से ये 3 कट जाएगा और इस ये कट जाएगा, ये कितना आ जाएगा, 0.5। 1/, पॉइंट में लेके नहीं चलेंगे क्योंकि पॉइंट अनपढ़ लोगों को नहीं आता, क्योंकि अल्लाह ताला ने सिस्टम दिया है कितना है, ठीक है ना, अदरवाइज तो परसेंटेज किया जा सकता है। तो बेटर वे इज दैट कि हम क्या करें, उसको काउंटिंग नंबर में लेके जाएं, दैट इज द गुड थिंग सारे लोगों को समझने के लिए। तो 1/2 इसको आपके पास आ गया। ई स्टेप में हम जाएंगे और यहाँ लिखेंगे शेयर ऑफ डॉटर, R मल्टीप्लाइड बाय रेशियो ऑफ डॉटर ऑब्लिक एडिशन ऑफ रेशियोज। तो जो एडिशन ऑफ रेशियोज है वो सन एंड डॉटर का है। तो यहाँ पे R की वैल्यू तो वही रहेगी जो कि 3/4 थी, बेटी की जो निस्बत है वो 1 होगी, और निस्बतों का जो जोड़ होगा वो 3 होगा। तो यहाँ पर 3 से 3 कट कर दीजिए, यहाँ पे 1/4 बचता है। तो 3 स्टेप हम मुकम्मल कर चुके हैं। कम टू दी स्टेप नंबर 4। स्टेप नंबर
4। टोटल शेयर्स ऑफ ऑल इनहेरिटर्स, सारे ही वारिसीन के हिस्से। तो हस्बैंड का हिस्सा प्री डिफाइंड था, सन का हिस्सा और डॉटर का हिस्सा निकाला है। तो जो हस्बैंड थे उनका हिस्सा कितना था, 1/4। बेटे का हिस्सा कितना निकला है, 1/2। और बेटी का हिस्सा 1/4। तो हस्बैंड का 1/4 है, बेटे का हिस्सा 1/2 है, डॉटर का कितना कैलकुलेट किया आपने, 1/4 कैलकुलेट किया। एल्शियम कितना आ जाएगा, 4 आ जाएगा। यहाँ 1 हो जाएगा, 2 2 हो जाएगा, और ये 1 हो जाएगा, 4/4 हो जाएगा। यानी इस केस में मरने वाली ने अपने हस्बैंड को छोड़ा, एक बेटे और बेटी को छोड़ा, तो पूरी जो तकसीम होगी वो 4 हिस्सों में की जाएगी। यहाँ पर जो लास्ट टर्म पे हमारा जो अमाउंट था, अगर हम स्टेप 5 की बात करें, शेयर ऑफ इनहेरिटर्स इन अमाउंट, शेयर ऑफ इनहेरिटर्स इन अमाउंट, अगर अमाउंट में निकालना चाहते हैं तो हमारे पास एक राउंड फिगर है, दैट इज इनहेरिटेंस अमाउंट इज 40,000, 40,000 है। तो अब अगर इसका 1 शेयर का अमाउंट निकालना है, तो 1 शेयर का अगर आप अमाउंट निकालना चाहते हैं तो 40,000 को आपको 4 से डिवाइड करना पड़ेगा। यानी एक शेयर कितना आ जाएगा, 10,000 रुपये का आ जाएगा। इसका मतलब ये हो गया कि जो हस्बैंड है उसको 1 मल्टीप्लाइड बाय 10, यानी उसको 10,000 रुपये चले जाएंगे। सन को 2 मल्टीप्लाइड बाय दिस 1, यानी 20 चले जाएंगे। और डॉटर को 1 मल्टीप्लाई बाय 10, यानी 10 चले जाएंगे। तो इस तरीके से तरक्की की तकसीम हो जाएगी। अगर 40,000 रुपये था, किसी से आपको कोई इसके अंदर समझने में दिक्कत हो तो पता कर सकते हैं, अदरवाइज वी कैन मूव टू दी सेकंड क्वेश्चन। किसी का कोई डाउट हो तो बोल सकता है, नहीं तो वी कैन मूव टू दी सेकंड क्वेश्चन। आगे मूव किया जाए। आई थिंक किसी का कोई सवाल नहीं है, आवाज शायद सबको जा रहा होगा। जी नेक्स्ट क्वेश्चन। जी जी जी। क्वेश्चन नंबर 5 मैंने लीव कर दिया है, वो आप अपने कैरिकुलम में देख लेंगे जो मैंने भेजे, क्योंकि उसके अंदर सेम उसी पैटर्न पे सवाल है जो पीछे है। क्वेश्चन नंबर 6 में कहा गया है कि माँ भी है, वालिद साहब भी हैं, वाइफ भी है, और 2 ब्रदर हैं। तो स्टेप नंबर 1 पर आइए पहले। लिस्ट ऑफ इनहेरिटर्स एंड देयर शेयर्स। तो पहला पार्ट ये कि जो भी सवाल आपको आएगा उस सवाल में, या कोई भी सवाल आपसे पूछेगा तो उसमें हम पहले इनहेरिटर्स लिखेंगे, कौन कौन है। मदर है, फादर है, वाइफ है, और 2 ब्रदर हैं। तो अगर 2 ब्रदर दे रखा है तो इसका मतलब वो रियल ब्रदर की बात की जा रही होगी। जब तक कि मेंशन ना हो, विल कंसीडर इट कि वो रियल ब्रदर है। तो माँ का हिस्सा कितना होगा, क्योंकि यहाँ पे औलाद तो है नहीं। तो माँ का हिस्सा औलाद की मौजूदगी में होता है 1/6, और औलाद ना हो तो माँ का हिस्सा 1/3 होता है। आयत नंबर 11 सूरा निसा की। लेकिन अगर औलाद ना हो, लेकिन किसी भी तरह के 2 या 2 से ज्यादा भाई बहन मिल जाएं, तो माँ का हिस्सा फिर मूव कर जाता है कितने पे, 1/6 के ऊपर। तो माँ का हिस्सा 1/3 होना चाहिए था, चूंकि औलाद नहीं है। लेकिन ड्यू टू दी 2 ब्रदर, 2 ब्रदर हो, किसी भी तरह के 2 सिस्टर हो, या मिक्स हो, ब्रदर एंड सिस्टर 2 हो जाएं, तो ये कैंसिल होकर फिर 1/6 पे मूव कर जाएगा। तो माँ का हिस्सा जो है 1/6 है। यहाँ पे आप लिख देंगे ड्यू टू, ताकि ये याद रहे किस रीजन की वजह से। ड्यू टू 2 ब्रदर्स, 2 ब्रदर्स की वजह से
माँ का हिस्सा जो है 1/6 पे मूव करके आए। माँ हमेशा ZF होती है, जब इल्फ्रोज होती है। वाइफ का हिस्सा कितना होगा? वाइफ ZF है, औलाद नहीं है। औलाद अगर नहीं है तो वाइफ का हिस्सा कितना होगा? कुरान करीम की सूरह निसा की आयत नंबर 12 के अंदर कितना होगा? कितना होगा, कोई साहब बताएंगे? वाइफ का हिस्सा औलाद अगर नहीं है तो, जो किताब मैंने सबको दे वन रखी। बाई फोर 1/4। 1/4, वेरी गुड। 1/4 औलाद होती तो 1/8 होता। कुछ लोग ज्वाइन कर रहे हैं, कुछ जा रहे हैं, उससे मायूस होने की जरूरत नहीं है। आप में से एक कैंडिडेट भी अगर ऑनलाइन रहेगा तो मैं 3 महीने उसको पढ़ाऊंगा, ठीक है ना। पिछली बार 26 लोग थे, अब 11 लोग। इनकरेजिंग वन। हाँ जी, ठीक है। ओके। अगर एक भी कैंडिडेट मौजूद है तो अनवर आपको क्लास देगा 3 महीने तक, ठीक है ना, उसकी चिंता ना करें, आपने डेडिकेशन से। जजाकल्ला जजाकल्ला जजाकल्ला। अच्छा, अब आता है कि फादर क्या होगा और ये क्या होगा। तो फादर की 3 कैटेगरी होती है। फादर को 3 तरीके से हिस्सा मिलता है। एक तो फादर को 1/6 मिलता है, एक 1/6 + R भी मिलता है, और एक R भी मिलता है। तो 1/6 है, ये कब मिलता है? जब वालिद साहब ZF होते हैं। और 1/6 + R मिलता है जब वालिद साहब जबल फरूज भी होते हैं और असबा बी नफसी ही भी होते हैं। तो ये दो जो कंडीशन है, ये कब होता है? वालिद साहब ZF कब होते हैं? जब किड्स मौजूद हो, लेकिन किड में या तो सन हो या ग्रांड सन हो। ये उस किताब में लिखा है जो मैंने आपको दी है। और 1/6 + R कब होता है? कि जब किड मौजूद हो, लेकिन डॉटर हो या ग्रांड डॉटर हो। तो हमारे सवाल में ना तो ये पहली कंडीशन एग्जिस्ट करती है और ना ही दूसरी एग्जिस्ट करती है। तीसरी की चीज आती है कि जब कोई औलाद ना हो तो वालिद साहब को आर मिलता है, और वालिद साहब क्या बनते हैं उस टाइप पे? असबा बी नफसी ही। अब प्रॉब्लम ये एग्जिस्ट करती है कि असबा बी नफसी ही दो लोग हैं इस सवाल के अंदर। एक तो यहाँ पर वालिद साहब असबा बी नफसी ही की कैटेगरी में आ रहे हैं, और दो ब्रदर जो हैं ये भी असबा बी नफसी ही की कैटेगरी में आ रहे हैं। आज मैंने एक हदीस शरीफ आपको भेजी, और इसीलिए भेजी इस सवाल के लिए। आपके मोबाइल फोन में सब में पड़ी होगी। सही बुखारी की हदीस भेजी गई है, एक बार देख लें उसको। उसमें लिखा हुआ है कि उन लोगों के हिस्से दे दिए जाएं जिनके मुकर्रर हैं, और इसके बाद जो बचे वो करीबी मर्द रिश्तेदारों का है। तो यहाँ पर इस रूल के अकॉर्डिंग अगर हम जाते हैं और यहाँ पर किताब को फॉलो करते हैं तो हम ये देखते हैं कि असबाबी नफसी के अंदर सही बुखारी के अकॉर्डिंग इसके बारे में कहा गया है। हमारे पास ये नहीं है, ये कैटेगरी नंबर 1 में आता है। वालिद साहब हैं असबाबी नफसी, तो वालिद साहब हैं और हमारे पास में रियल ब्रदर है। दोनों ही असबाबी नफसी की कैटेगरी में आ रहे हैं, बट ये कैटेगरी नंबर 2 में आता है और ये कैटेगरी नंबर 3 में आता है। तो जो ज्यादा नियरेस्ट है उसको शेयर मिलेगा, और जो ज्यादा दूर है, डिस्टेंस पर है, वो कैंसिल हो जाएगा। तो रियल ब्रदर कैंसिल हो जाएगा ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ द फादर। ये रूल इंशाल्लाह धीरे धीरे याद हो जाएंगे। ये फादर वाले शेयर को अगर आप एक बार फिर से दोबारा एक्सप्लेन कर देंगे आप। देखिए, एक हदीस शरीफ मैंने आज भेजी है कि उसमें अगर आप देखते हैं तो उसमें लिखा हुआ है कि जिनके हिस्से मुकर्रर हैं उनके दे दिए जाएं। हमारे सवाल में मुकर्रर हिस्से किसके हैं? माँ का एक अ, बटे छः, वाइफ का एक जी बटे चार। जी। जो रिमाइंडर रेसिड्यू बचता है उसके लिए सही बुखारी की हदीस ये कहती है कि वो दे दिया जाए किसको? जो करीबी मर्द रिश्तेदार हैं। तो स्कॉलर कहते हैं कि ये कहा गया है इस पार्ट के लिए जो कि मेल हैं, चूंकि असबाबी नफसी के अंदर अगर आप इस किताब को डेली फॉलो करते रहें तो यहाँ पता लगेगा कि असबाबी नफसी के अंदर केवल मैन आते हैं, यानी इनके बारे में कहा गया है। अब इसके अंदर जो आते हैं वो 4 कैटेगरी होती हैं। बेटा पोता परपोता पहली कैटेगरी है, बाप दादा परदादा दूसरी कैटेगरी है, भाई भाई की औलाद तीसरी कैटेगरी है, और चचा चचा की औलाद फोर्थ कैटेगरी है। तो ये कैटेगरी में जो क्लोजेस्ट होगा, अगर
यहाँ पर सन मौजूद होता तो वालिद साहब असबा भी नफसी नहीं बनते, वालिद साहब क्या बनते फिर? ZF बनते, ZF, yes. ZF बनते, राइट। तो अब चूंकि वालिद बेटा नहीं है, ये कैटेगरी एग्जिस्ट नहीं करती, दैट्स वाई ये असबा बेनफसी बन गए। तो ये वालिद साहब भी असबा बेनफसी बन रहे हैं और इनकी कैटेगरी एग्जिस्ट करती है C2, कैटेगरी नंबर 2 के ऊपर। और रियल ब्रदर भी एग्जिस्ट करते हैं, उसकी कैटेगरी आपके पास बनती है C3। अगर वालिद साहब ना होते तो जो शेयर वालिद साहब को जा रहा है वो किसको चला जाता? रियल ब्रदर ब्रदर को को। चला जाता। तो यहाँ पर अगर बचता है, अगर कोई जबल फरूज है और उसको हिस्सा मिल गया है, तो इट्स नॉट मैंडेटरी कि साहब उसको जो है एज ए असबाबी नफसी हिस्सा मिलेगा ही। अगर बचेगा तो मिलेगा, कंपलसरी नहीं है। समटाइम्स मिलेगा, समटाइम्स नहीं मिलेगा, देखेंगे। तो इसको नहीं मिलेगा, नो शेयर ड्यू टू फादर। वालिद साहब की मौजूदगी में या वालिद साहब की जगह दादा होते तब भी यही कंडीशन होती। आर जो मिलेगा, आर इनको चला जाएगा। तो कम टू दी स्टेप नंबर 2। ये सारी चीजें लिख लिख कर याद होंगी और दूसरों को पढ़ा पढ़ा कर याद होंगी। टोटल शेयर ऑफ ZF, जबिल फरूज के कुल हिस्से, टोटल शेयर ऑफ ZF। अब इसमें दो लोग एग्जिस्ट करते हैं, एक माँ और एक बीवी। तो माँ का हिस्सा 1/6 और बीवी का हिस्सा 1/4 हो गया। एल्शियम 12 आ जाएगा, 12 से दोनों कट जाएंगे, 6 दूनी 12 हो जाएगा और 4 तो ये 12 हो जाएगा। तो ये 5/12 पूरे तरीके का किसको चला गया? जबिल फरूज को चला गया, माँ को और वाइफ को चला गया। अब जो रेसिड्यू बचेगा, कम टू दी स्टेप नंबर 3। स्टेप नंबर 3, शेयर ऑफ असबा बी नफसी शेयर लेफ्ट फॉर फादर, यानी आर। टोटल तरके में से आपने माइनस कर दिया 5/12 को, 5/12 को, ये 12 आ जाएगा। 12 माइनस 5 इक्वल टू 7/12 हो जाएगा। नाउ द फाइनल आंसर, स्टेप नंबर 4। टोटल शेयर्स ऑफ ऑल इनहेरिटर्स। अब इसमें आप सबकी वैल्यूज को रख दीजिए, मदर वाइफ, मदर वाइफ प्लस फादर। माँ का हिस्सा 1/6 हो गया, वाइफ 1/4 है और फादर का 7/12। ये 12 हो गया, ये 2 हो गया, ये 3 हो गया, 7 और 3 10, 2 12, 12/12। तो अब बार बार हमें कराने की जरूरत नहीं है कि साहब इसको इनहेरिटेंस अमाउंट से को 12 से डिवाइड करो। तो वॉट एवर इज दी आपके पास अमाउंट है, इसको आप कंसीडर ये कर लिए कि साहब आपके पास 12 लाख रुपए हैं। 12 लाख को आपने 12 से तकसीम कर दिया, तो 12 लाख में से जो है आपके पास इसको 2 लाख जा रहा है, इसको 3 लाख जा रहा है और इसको 7 लाख जा रहा है। Now come to the next question. तो आई थिंक ये वाला क्वेश्चन आप निकाल लेंगे। कोई बताएगा इसके अंदर कि माँ का हिस्सा कितना होगा? जी, औलाद मौजूद है, माँ का हिस्सा कितना होगा? 1/6। और कोई दूसरे साहब बताएंगे भी कि वाइफ का हिस्सा कितना होगा औलाद की मौजूदगी में? जो किताब आपको दी गई है बार बार डेली रीड आउट करें, जब भी आए सूरह निसा की आयत का 11 12 और 176 को पढ़ के आए। 1/8, वाइफ को 1/8। 1/8 आपसे है क्योंकि वो औलाद मौजूद है, ठीक है ना। तो सिंपल सा फंडामेंटल हो जाएगा। मैं रफली यहाँ पे कर रहा हूँ, आप खुद होमवर्क करें। 1/8 हो गया, 1/6 हो गया, कितना एलसीएम आ गया? सर वो किताब हमें भी दे दें प्लीज।
आप मुझे व्हाट्सएप पे डायरेक्टली भेज दिए हाय हेलो, तो मैं आपको डायरेक्टली भेज दूँ, क्योंकि फिर ग्रुप में बार बार जाएगी। या ग्रुप में आप शामिल नहीं है मेरे ख्याल से? अभी नहीं हाँ है अभी सर, नहीं आज हमारी पहली। है। हाँ कोई दिक्कत नहीं है, तो आप हमें जो है व्हाट्सएप पे मैसेज भेज दीजिएगा, किताब आपको भेज देंगे। सर नंबर बता देंगे? 9871, ये बोर्ड पे लिखा हुआ है इधर नीचे बॉटम पे। अच्छा अच्छा, ओके ओके ओके, ठीक है सर। 987148 डबल डबल वन वन फाइव। 5, हाँ इस पे भेज दिए, मैं आपको भेज देता हूँ, अभी नाम लिख दीजिए अपना। जी सर। तो यहाँ पे एल्शियम कितना आ जाएगा? जब कभी भी 8 आता है तो 24 एल्शियम आ जाता है। ये 3 हो जाएगा, ये कितना हो जाएगा? 4 हो जाएगा। 7 बाई कितना हो गया? 24 हो गया। बाकी जो बचा किसको जाएगा? बेटा और बेटी को। ये कई बार हम कर चुके हैं, तो ये सवाल आप लोगों को खुद से करना चाहिए। अगर नहीं होता है तो आप फिर मेरे को कांटेक्ट करें, ट्राई करने की कोशिश कीजिए कुछ। ये सवाल थोड़ा सा डिफरेंट है, इस सवाल को लेते हैं। स्टेप नंबर 1, लिस्ट ऑफ इनहेरिटर्स एंड देयर शेयर्स। वाइफ, 2 daughters और 1 ब्रदर। तो जब तक मेंशन नहीं है कि वो पैटर्नल है और मैटरनल है, तब तक उसको रियली कंसीडर करेंगे। वाइफ हमेशा जेड ही होती है। औलाद मौजूद है, तो वाइफ का हिस्सा सूरा निसा की आयत नंबर 12 1/8 हो गया। अगर लड़कियां हो, केवल एक लड़की हो, तो उसका हिस्सा आधा है। और अगर 2 या 2 से ज्यादा हों तो वो 2/3। बराबर की शरीक होंगी। तो इनका हिस्सा 2/3 हो गया। इसलिए ईच का कितना हो जाएगा? 2/3। और इसको 1/2, यानी हर एक का कितना हो गया? 1/3 हो गया। नंबर 6। 3 का आधा हो गया। ठीक है। अच्छा, अब जो ब्रदर है, चूंकि यहाँ पे सन है नहीं, अगर सन होता तो वो असबा भी नफसी होता। फादर होते तो फादर होते असबा भी नफसी। अब ब्रदर ही बचता है, तो ये आपके पास असबा बी नफसी ही है। और इसको क्या मिल जाएगा? आर बचा हुआ। स्टेप नंबर 2, टोटल शेयर ऑफ जेड। किसी का माइक्रोफोन खुला है, बंद कर लें। टोटल शेयर ऑफ जेड, जब क्वेश्चन पूछना हो तो प्लीज ऑन कर लें। वाइफ प्लस डॉटर प्लस डॉटर। वाइफ का 1/8 क्यों है? ड्यू टू किड्स की वजह से, औलाद होने की वजह से। 1/3 प्लस 1/3, एल्शियम 8 आ जाए, 24 आ जाएगा। 8 3 जा, 3 8 जा, और 3 8 जा। 16 और 3 19, 19/24 जो है वाइफ को और 2 बेटियों को चला गया। स्टेप नंबर 3 में शेयर ऑफ असबा बी नफसी, शेयर लेफ्ट फॉर ब्रदर, यानी वी आर कैलकुलेटिंग दी आर। टोटल तरकी में से, चाहे वो 1 लाख का हो, 100 रुपए का हो, 1 करोड़ का हो, वो एक ही माना जाएगा। उसमें से हम क्या करेंगे? 19/24 को घटा देंगे। तो ये 24 हो गया। 24 माइनस 19 कितना आ गया? 5/24। 5/24 आ गया। अब फाइनल स्टेप, स्टेप नंबर 4, टोटल शेयर्स ऑफ
ऑल इनहेरिटर्स। तो हमें दो लोगों के हिस्से 3 के मालूम थे, वाइफ डॉटर डॉटर, वाइफ डॉटर प्लस डॉटर, और यहाँ पे ब्रदर। तो वाइफ का जो शेयर था वो 1/8 था, डॉटर का 1/3 था, दूसरी डॉटर का भी यही था, ब्रदर का 5/24 कैलकुलेट किया गया। 24 ये 3 हो गया, ये 8 हो जाएगा, ये 8 हो जाएगा, ये 5 हो जाएगा, 24/24 हो जाएगा। बाकी जो अमाउंट होगा आप उसको तकसीम कर लेंगे, प्रोसीजर पीछे बता दिया गया है। ये क्वेश्चन थोड़ा सा लेंदी है। क्वेश्चन नंबर 9, स्टेप नंबर 1, लिस्ट ऑफ inheritors and their shares. Wife, father, mother, 4 और 5 daughters। तो वाइफ का हमेशा क्या होना है, ZF होना है वाइफ को, इसकी कोई दूसरी कैटेगरी नहीं होती। वाइफ का औलाद की मौजूदगी में कितना हो जाएगा, 1/8 हो जाएगा। माँ का औलाद की मौजूदगी में 1 बाय कितना हो जाएगा, कोई बताएगा? एनीबडी? 1/6। 1/6, गुड। फादर ZF होंगे यहाँ पर, या असबा होंगे, या ZF प्लस आर होंगे? ZF प्लस R। जी भाई, फादर की 3 कैटेगरी होती हैं, ZF होते हैं, ZF प्लस आर होते हैं, प्लस आर मिलता है, यानी असबा होते हैं। यानी एक में 1/6 मिलेगा, एक में 1/6 प्लस रिमाइंडर मिलेगा, एक में केवल आर मिलेगा। तो वालिद साहब असबा होंगे यहाँ पे, या आपके पास ZF प्लस असबा होंगे, या ZF होंगे? जेडएफ होंगे। ZF होंगे। व्हाट इज द रीजन? सन भी है ना इसमें, सन। अगर बेटी होती तो तो आपके पास ZF प्लस असबा होते, तो यहाँ पे केवल चूंकि सन है, दैट्स वाई वो केवल एक ही कैटेगरी में लाई करते हैं। तो यहाँ पे वालिद साहब आपके पास ZF हैं, इनको 1/6 मिलेगा, और यहाँ पे आप मेंशन करेंगे अलग से, ड्यू टू सन, बेटे होने की वजह से। ठीक है, वाइफ को तो हम किड्स ही मेंशन करेंगे, ड्यू टू किड्स, किड्स की वजह से मिल रहा है। किड्स में दोनों आ गए, लेकिन सन में दोनों नहीं आए, सन में सन ही आया। और माँ का हिस्सा भी ड्यू टू किड्स है, सन की वजह से नहीं है। बेटा हो या बेटी हो, माँ का हिस्सा 1/6 ही है। वाइफ का हिस्सा औलाद की मौजूदगी में बेटा हो बेटी हो 1/8 ही है, लेकिन वालिद साहब का हिस्सा सन के केस में 1/6 होगा, डॉटर के केस में 1/6 प्लस आर होगा। तो रूल अच्छे तरीके से डिफाइन किए जाए। असबा बी नफ्सी, यानी इसको आर मिलेगा, और आर में भी इनके रेशियो 2:1 होंगे। स्टेप नंबर 2, टोटल शेयर ऑफ ZF। अगर सिंगल डेथ पर ही इनहेरिटेंस कैलकुलेट हो जाए तो इतना टफ टास्क होने नहीं है। ये तो जब हम पढ़ेंगे मल्टीपल डेथ तो हम देखेंगे कि भाई उसमें काफी कॉम्प्लेक्सिटी आ गई है। सिंगल डेथ में कोई दिक्कत नहीं है। वाइफ प्लस फादर प्लस मदर, वाइफ को 1/8 दे दिया आपने, वालिद साहब को जो 1/6 दे दिया, माँ को 1/6 आपने दे दिया। ये आपके पास 24 आ गया, ये 3 हो गया, ये 4 हो गया, ये 4 हो गया, 8 और 3 11, 11/24 आपने दे दिया। स्टेप नंबर 3,
शेयर ऑफ असबा बी नफसी। अब जब कभी भी असबा भी नफसी, सॉरी असबा भी नफसी नहीं होगा, गलत लिख दी गया, बोला भी नहीं किसी ने, असबा भी गैरी ही होगा। बेटा और बेटी कब क्या होंगे? असबा भी गैरी होंगे, पोता पोती भी असबा भी गैरी होंगे। जब केवल मर्द होते हैं, बेटा पोता पर पोता, बाप दादा पर दादा, भाई भाई की औलाद और चचा चचा की औलाद, तो वो आपके पास असबा भी नफसी होते हैं। जब कभी भी मेल फीमेल एग्जिस्ट करेंगे, बेटा बेटी पोता पोती, सगा भाई सगी बहन, सौतेला भाई सौतेली बहन, तो असबा भी गैरी ही कहलाएगा वो। तो ये टर्म ठीक कर लीजिए, असबा भी गैरी, इनका याद करना बड़ा जरूरी है। नाउ कम टू दी, इसका वन पार्ट पे आइए। शेयर लेफ्ट फॉर 5 सन्स एंड, कितनी डॉटर है? 4 डॉट नहीं, 4 सन है, 4 सन है, 5 बेटियां हैं। 4 सन्स एंड 5 डॉटर्स, यानी आर हम कैलकुलेट कर रहे हैं। तो 1 माइनस 11/24, 11/24, 24 ये आ गया, ये 24 हो गया, ये हो गया, कितना बचा? 13/24। इसको तकसीम करना है इन 9 लोगों के अंदर। अब बी स्टेप, रेशियो ऑफ 4s एंड 5ds। तो आप यहाँ पे s कॉलन s कॉलन s कॉलन s कॉलन डी कॉलन डी। किसी का माइक्रोफोन ऑन है, उसको ऑफ कर लीजिए, रिकॉर्डिंग में डिस्टरबेंस होगी। 2:2:2:2। हर एक बेटे के 2 हिस्से और हर बेटी का 1 हिस्सा। ऐसा नहीं कि 3 हिस्से करके 2 बेटियों को ग्रुप को दे दिया और 1 बेटियों के ग्रुप को दे दिया। इसलिए इंडिविजुअल उसको लिखना जरूरी है ताकि कैलकुलेशन में गलती ना हो। 1 2 3 4 5 और 1 2 3 4। एडिशन ऑफ रेशियोज, एडिशन ऑफ ratios of 4s and 5ds, s plus s plus s plus s plus d plus d plus d plus d plus d, 2 plus 2 plus 2 plus 2 plus 1 plus 1 plus 1, कितना हो गया? 2 चौक 8 ही हो गया, और ये कितना हो गया? 5, 13 हिस्से हो गए। हम लिख इसलिए रहे हैं ताकि जहन में आपके पास याद हो जाए, ठीक है? नहीं तो हम शॉर्टकट में जा सकते हैं, उसका कोई बेनिफिट नहीं होगा। डी स्टेप में आ जाइए। शेयर ऑफ ईच सन, शेयर ऑफ, क्योंकि मल्टीपल टाइम निकालने की जरूरत नहीं है, एक बार निकाल सकते हैं। शेयर ऑफ ईच सन, हर एक बेटे का हिस्सा, आर। रेशियो ऑफ ईच सन, हर एक का रेशियो कितना है? 2 है। और एडिशन ऑफ रेशियो, एडिशन ऑफ ratios of 4s and 5ds। अब बचा हुआ जो माल है वो कितना है? 13/24, क्योंकि 11 बटे आपने तकसीम कर दिया, 13/24। बेटे की, हर एक बेटे की निस्बत 2 है, और निस्बतों का जोड़ कितना आया है? वो 13 आया है। तो 13 से 13 कट जाएगा, और इस 2 से ये 24 कट जाएगा, यानी ये कितना आ गया? 1/12 आ गया। कैलकुलेशन पे ध्यान रखें, गलती हो सकती है मेरे से भी। शेयर ऑफ ईच डॉटर, आर मल्टीप्लाइड बाय रेशियो ऑफ ईच डॉटर
और एडिशन ऑफ रेशियोज ऑफ 4s एंड 5ds। तो ये 13/24 हर एक बेटी का एक रेशियो, एक निस्बत, और निस्बतों का जोड़ 13, 13 से 13 काट दीजिए, ये 1/24 आ गया। नाउ कम टू दी फाइनल आंसर, स्टेप नंबर 4। अच्छा, ये एक मिनट इसको ले लेते हैं। स्टेप नंबर 4 चूंकि बड़ा हो गया इसलिए वो स्पेस कम हो गया। स्टेप नंबर 4, टोटल शेयर्स ऑफ ऑल इनहेरिटर्स। तो हमारे पास जो मौजूद थे वो उसमें वाइफ फादर मदर, वाइफ फादर मदर, वाइफ फादर मदर, फिर 4 सन आए, फिर 5 बेटियां आई, 2, 3, 4 और ये 5। वाइफ का हिस्सा 1/8, फादर का 1/6, मदर का 1/6, एक बेटे का भी आपने निकाला 1/12, 1/12। ये पहले बेटे का, ये दूसरे बेटे का, ये तीसरे बेटे का, ये चौथे बेटे का। पहली बेटी का 1/24, दूसरी बेटी का भी 1/24, तीसरी बेटी का, चौथी बेटी का, और ये पांचवी बेटी का। 1 2 3 4 5, 1 2 3 4। एल्शियम 24 ही आ जाएगा, 8 तिया 24 हो जाएगा, 6 चौक 24 हो जाएगा, ये भी हो जाएगा। और ये 2 हो जाएगा, ये 2, फिर आपके पास 2, फिर आपके पास 2, और फिर 5 टाइम्स 1 हो जाएगा, 1 + 1 + 1 + 1 + 1। तो ये आपके पास 8 3 11, और ये 15 16 17 18 19 20 21 22 23, ज्यादा हो गया। ये ठीक हो गया कितना? ठीक है सर। ठीक है। अच्छा, 24/24 यार चेक कर लिया है? यप। ठीक है। 8 8 16 5 3 8 24। ठीक। अच्छा, 10वां सवाल आप खुद कर लेंगे, इसमें किसी को कोई प्रॉब्लम है करने में? देखें, किसी को कोई समझ नहीं आ रहा हो? बहुत आसान सवाल है। औलाद नहीं है इसके अंदर, माँ का हिस्सा कितना होगा? औलाद की गैर मौजूदगी में माँ का हिस्सा कितना होगा? 1/6। No, 1/6, yes. देखें, किड्स अगर मौजूद होते हैं तो मदर का जो हिस्सा है वो 1/6 हो जाता है, किड में कोई भी हो। अगर नो किड है, कोई किड नहीं है, तो माँ का हिस्सा 1/3 हो जाता है। अच्छा, तीसरी कंडीशन जो आती है, आपके पास नो किड है बट एक ब्रदर हो या एक सिस्टर हो, तब भी माँ का हिस्सा 1/3 ही होता है। लेकिन नो किड, कोई किड नहीं है लेकिन 2 ब्रदर हो जाएं या 2 सिस्टर हो जाएं या 2 मिला के ब्रदर प्लस एस हो जाएं, तो माँ का हिस्सा फिर कितना हो जाता है? 1/6। तो यहाँ 1/6. का माँ का हिस्सा कितना हो जाएगा? क्योंकि ब्रदर भी है और So, सिस्टर भी है, 1/6. तो 1/6 हो गया। अच्छा, अब 1/6 ही हो गया, माँ तो हो गई ZF, जबिल फ्रूज हो गई, राइट। अच्छा, अब जब वालिद साहब की बात करते हैं तो वालिद साहब की कैटेगरी बनती है 3। वालिद साहब की कैटेगरी बनती है कि अगर आपके पास सन है या ग्रांड सन है तो वालिद साहब को 1/6 मिलता है। इसी तरीके से डॉटर है और ग्रांड डॉटर है तो वालिद साहब को 1/6 भी मिलता है, प्लस बचा हुआ भी मिलता है। लेकिन ना तो यहाँ पे आपके पास ये है ना आपके पास ये है, यानी हमारे पास कंडीशन है नो किड। तो वालिद साहब क्या बनेंगे? लेके जाएंगे R, यानी वालिद साहब क्या बनेंगे यहाँ पे? असबा बी नफसी। तो
तो वालिद साहब की मौजूदगी में किसको नहीं जाएगा? ब्रदर को और सिस्टर को। तो ब्रदर और सिस्टर को शेयर नहीं मिलेगा, यानी ब्रदर एंड सिस्टर विल नॉट गेट दी शेयर ड्यू टू दी फादर। तो इसका मतलब ये हो गया, बड़ा आसान सा सवाल हो गया ये, कि इस केस में आप यहाँ पे फादर लिखा आपने, इसको मदर लिखा, ये ब्रदर लिखा आपने, इसको आपने रियल ब्रदर मान लिया, रियल सिस्टर मान लिया। ये आप अपनी कॉपी में फेयर करेंगे, मैं रफली आपको बता रहा हूँ। वालिद साहब को क्या मिल जाएगा? ये आर मिल जाएगा बचा हुआ। माँ को कितना मिल रहा है? 1/6 मिल रहा है। इन लोगों को कोई शेयर नहीं मिलेगा, नो शेयर ड्यू टू फादर। फादर की वजह से कोई हिस्सा नहीं मिलेगा। तो इसका मतलब ये हो गया कि माँ को 1/6 मिला, तो आर जो कैलकुलेट हो जाएगा 1 - 1/6, यानी ये 6 हो जाएगा। 6 - 1 यानी 5/6 वालिद साहब ले जाएंगे। यानी फादर प्लस मदर, फादर को 5/6 मिल गया, मदर को 1/6 मिल गया, ये 6 आ गया। 5 + 1 यानी पूरी प्रॉपर्टी कितने हिस्से हो गए? 6 हिस्से हो गए। अगर मरने वाले ने 6 लाख रुपए छोड़े थे, तो 5 लाख वालिद साहब को चले जाएंगे और 1 लाख किसको चला जाएगा? माँ को चला जाएगा। तो आई थिंक आज के लिए इतना काफी है। सिलेबस सबके पास है, जो क्वेश्चन आगे पीछे के खुद ट्राई करें। अगर आप कर लेते हैं तो उसके आगे की फॉरवर्ड कर देंगे, ताकि कोर्स जल्दी से खत्म हो और फिर केस स्टडीज पर हम पहुंचे, क्योंकि अभी हम बेसिक फंडामेंटल्स पढ़ रहे हैं सारे के सारे। आप किसी कोई का कोई सवाल हो तो वो ले सकते हैं, कोई पूछना चाहते हैं कोई सवाल अपने नीड्स के अकॉर्डिंग, अपने कंडीशन के जी अकॉर्डिंग पूछ सकते हैं जी। ये जरा सा अलग है, लेकिन मामला यही है। पूछना ये है कि हम बचपन से देख रहे हैं, सीधे सीधे सुन नहीं रहे, देख रहे हैं कि हम्म। एक एक आदमी मरता है और उसका उसके पहले उसका बेटा मर जाता है। और उस बेटे से औलाद होती है, पोता और पोती औलाद होते हैं, समझाना। तो पोता और पोती को जो है सो हिस्सा नहीं दिया जाता है, कहते हैं कि महरूम हो गया वो, जो है बेटा चूंकि जिंदा नहीं रहा, तो पोता पोती का कोई हिस्सा नहीं है। तो हम देखते हैं कि आपकी किताब हम सामने रखे हुए हैं, हम भी जो ये 18 पेज वाली है वो हम रखे हुए हैं। उसको हम पढ़ सकते हैं, दिखला सकते हैं। तो वो जो है उसमें देखते हैं कि अगर नो सन है तो पोती को जो है हिस्सा दिखलाया गया है। पोते के लिए तो कोई वो शेड्यूल नहीं है, चूंकि पोता तो ये बेनफसही के अंदर में अथवा बेनफसही है, तो उसका उसके लिए तो शेड्यूल नहीं है। जबील फरूज का शेड्यूल है। तो जबील फरूज में जो है पोती आती है, तो उसके लिए जो है हर कंडीशन में कम से कम 6-7 कंडीशन है लिखे हुए, और 6-7 कंडीशन, हर कंडीशन में नो सन है। तो सन जब है नहीं और पोती है, इसका मतलब है सन मर चुका है। और जी। सन सन मर चुका है और पोती को जो है हिस्सा दिया जा रहा है डिफरेंट डिफरेंट तरीके से। तो ये हम्म। पहले से जो हमारे यहाँ होते आया, क्या ये गलत था, या हमारे समझने में जो है सो कोई कमी रह गई है? ये सवाल है मेरा। मेरी बात क्लियर हो गई है? हाँ, आपका कहना ये है कि अगर कोई शख्स मरता है, दो लोगों की डेथ हो रही है, बस पहले डेथ बेटे की हो जाती है, बाद में हाँ एक्स की डेथ होती है सेकंड नंबर पर। तो हाँ अब ये यहाँ से एक खत्म हो गया, यानी अभी जो शख्स मरेगा हो सकता है कि इसकी वाइफ भी मौजूद हो सकता है इसकी मदर भी मौजूद हो, इसकी वाइफ भी मौजूद है, हो सकता है हाँ इसके फादर भी मौजूद हो। तो हाँ इसके फादर भी मौजूद है मरने वाले के, वाइफ भी मौजूद है, यही मौजूद है, और साथ में इसके ये पोता और पोती भी हैं, यानी ग्रांड सन भी मौजूद है और हाँ ग्रांड डॉटर ही मौजूद है। तो सिंपल सा हाँ जो फंडामेंटल ये है कि अगर औलाद ना हो तो औलाद की मिस्ल क्या हो जाएगा? पोता और पोती हो जाएगा, तो ये औलाद में शामिल हो जाएगा। तो इस केस में हाँ मरने वाले का 1/8 तो यहाँ जाएगा, वाइफ को जाएगा। मरने वाले का 1/6 इसको जाएगा और 1/6 इसको जाएगा। यानी वाइफ प्लस मदर प्लस फादर, वाइफ का 1/8 हो जाएगा, माँ का 1/6 हो जाएगा, फादर का 1/6 हो जाएगा, और ये 24 हो जाएगा, ये 3 हो जाएगा, ये 4 हो जाएगा, 4 हो जाएगा, और 4 और 4 8 और 3 11, 11/24 हो गया। तो 11/24 ये चला जाएगा, और जो आर होगा दैट इज 1 - 11/24, और ये 24 यानी 13/24, 13/24 will distribute into the grandson and granddaughter with respect to the 2:1 ratio। तो इसका मतलब है कि अब तक जो है सो जो हमारे यहाँ होता आया सब गलत था। जो हो रहा है और गलत हो रहा है इसमें। हाँ, हजारों लोगों को जो है महरूम कर दिया गया।
हजारों लोगों को हम जानते हैं। हम नाम के साथ अब क्या फायदा यहाँ कहने से कि बेटा मर गया तो पोते को या पोती को हिस्सा नहीं दिया, तो बोले ये कि सन, महरूम हो। ये कंडीशन, ये क्या सन एक ही था या मल्टीपल सन एग्जिस्ट करते थे? कई कई सन है, कई सन है, और ऐसा नहीं कि सन है, लेकिन और सन को मिला, एक सन जो है मर गया। नहीं नहीं, तो और आपका हमारे घर में हुआ है। आपका अब सवाल चेंज हो गया। हाँ, अभी तक आपका सवाल केवल इतना ही था कि एक्स की डेथ होती है, उसके बेटा है, बेटे की पहले डेथ हो गई है, उसकी औलादें हैं। अब आपका सवाल चेंज हो गया मेरे पूछने, अब आपका सवाल चेंज ये से हो गया। अब आप कहते हैं जी ये S1 है, और इसका S2 भी है, और इसका S3 भी है। अब आपका सवाल कुछ यूं ट्विस्ट हो गया है। इसकी डेथ हो जाती है, S1 की पहले, X की बाद में होती है। अब X ने एक S2 छोड़ा है और एक S3 छोड़ा है। इसने अपनी वाइफ को भी छोड़ा है, इसने अपनी मदर को भी छोड़ा है, इसने अपने फादर को भी छोड़ा है। तो अभी जो हमने देखा कि वाइफ प्लस मदर प्लस फादर, तो वाइफ को 1/8 जाने के बाद, मदर को 1/6 जाने के बाद, इनको 1 जाने के बाद ये 24 आ गया, 3 आ गया, ये 4 आ गया, 4 आ गया, दैट इज 11/24 हो गया। तो आर की जो वैल्यू निकल कर आएगी, दैट इज कैलकुलेट करेंगे तो वो कितना आ जाएगा, 13/24 आ जाएगा जो भी आया। अब ये 13/24 है। अब यहाँ पर ये है कि मरने वाले के ये बेटा और बेटा मौजूद है, तो बेटा ज्यादा क्लोज है विद रेस्पेक्ट टू दी, क्योंकि ये ग्रांड सन है और ये ग्रांड डॉटर है। इस केस में पोतों को कुछ नहीं मिलेगा। अगर मरने वाले के मल्टीपल सन्स हैं और कोई एक सन मर जाता है वालिद साहब की मौजूदगी में, तो वालिद साहब की जब डेथ होगी तो उसके बेटे एग्जिस्ट करते हैं, तो उसके बेटों को हिस्सा जाएगा, पोता और पोती को नहीं जाएगा। अब इसके पास 3 कंडीशन एग्जिस्ट करती थी, ये चाहते तो कर सकते थे। इन्होंने अपनी जिंदगी में देखा होगा कि इन मेरे जो पोता और पोती हैं, इनके लिए वो इनकी लाइफ में इनकी एजुकेशन का इंतजाम कर सकता था, इनको एक पार्ट तो गिफ्ट दे सकता था। दूसरा, अपने पोतों के लिए वो विल कर सकता था। 2 राइट्स उसके हैंड में थे। इल्म ना होने की वजह से ये इश्यूज आ गए कि इनको आपके पास इसमें से कुछ नहीं मिलेगा। तो ये गलती आपकी एक्स की गलती है, ना कि आपके पास इस्लामिक लॉ की गलती है। प्रॉब्लम ये है कि इस्लामिक लॉ ने हाँ, जिन लोगों को दिया है, कि आप उनको दे रहे हैं, क्या आप बहनों का हिस्सा दे रहे हैं, क्या आप बेटियों का हिस्सा दे रहे हैं? जिनके एग्जिस्ट करते हैं उनके तो आप दे ही नहीं रहे, और एक इशू पे आप पड़ जाते हैं कि जी पोता और पोती को नहीं मिल रहा है। अल्लाह ताला ने 2 चीजें दी हैं, आप अपनी लाइफ में उनको गिफ्ट कर सकते थे, अपनी लाइफ में उनको वसीयत कर सकते थे, वसीयत मैक्सिमम 1/3 कर सकते थे। हाँ, वो ठीक है, क्लियर, मतलब वो समझ गया कि दूसरे बेटे की वजह से हाँ जी। अगर 2-3 बेटे हैं तो एक बेटे की औलाद को ना मिलेगा, जी। अगर दूसरे तीसरे बेटे मौजूद हैं, बस यही हाँ, बात। अच्छा, दूसरी तो कंडीशन ये भी नहीं है कि साहब पोता और पोती जो है हमेशा गरीब ही होंगे, क्योंकि तकसीम मिरास गरीब और अमीर पर नहीं है। हम्म, तकसीम मिरास जो है दैट इज द गिफ्ट ऑफ द अल्लाह ताला है। अल्लाह ताला ने जिसके हिस्से फिक्स कर दिए, अल्लाह ताला ने खुद कुरान करीम में कहा, हम जानते हैं कि कौन बेटर है, किसको देना है, कौन नफे के लिहाज से बेटर है, ये तो सूरह निसा के अंदर ही दे रखा है। तो ऐसा नहीं है वो गरीब होगा तो उसको नहीं जाएगा, बहुत ज्यादा जाएगा, अमीर को कम जाएगा। ये तकसीम तो अल्लाह ताला ने खुद की है। अदरवाइज तो फिर ये होता है कि भाई आप अपने अकॉर्डिंग हम कुछ भी कर लेते थे। पहले तो रूल यही था कि जब आप मरने लगे हैं तो अपनी वसीयत कर जाएं अपने वालिदैन के लिए, अजीज़ व अकारिब के लिए, लेकिन बाद में वो मनसूख कर दिया गया, और बाद में फिर ये आयत करीमा 11-12 दे दी गई कि अब इसी रूल के अकॉर्डिंग ही डिफाइन किया जाएगा। अब इसमें क्या मसलियत है, अल्लाह ताला बेटर जानता है। क्लियर है, क्लियर है, क्लियर है। थैंक यू वेरी मच, थैंक और यू वेरी किसी का मच, कोई सवाल थैंक है, यू। क्लास को ऑफ कर दिया जाए। जिन साहब के पास किताब ना हो वो मुझे व्हाट्सअप कर दें, ताकि मैं उनको इस ग्रुप में ऐड कर लूँ और फिर उनको किताब भेज दूँ। इस क्लास की जो वीडियो है इंशाल्लाह कल अपलोड हो जाएगी, जो डिस्कशन किया गया है। ठीक है, कोई सवाल तो नहीं किसी का? ठीक, क्लास क्लोज करें। ठीक है, अल्लाह हाफिज, अल्लाह हाफिज, अल्लाह अस्सलाम अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम, अल्लाह हाफ़िज़। हाफिज।